एक बार की बात है। एक गांव में रोहन सिंह नाम का साहूकार रहता था। वो अपने नाम की ही तरह बहुत रोहन सिंह और चतुर था। उसके जितना चतुर पूरे गांव में कोई नहीं था। अपनी चालाकी से वो कई बार गांव में लोगों को लूटता रहता था। एक बार उसके पास नीरज नाम का एक आदमी आता है और बोलता है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ रोहन सिंह? तुमने मेरे मजदूर को मेरे ही खेत से क्यों निकाल दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या कहा तुमने? तुम्हारा खेत? होश में तो हो? वो खेत तुम्हारा नहीं, मेरा है। अब मेरे खेत में मेरे अनुमति के बिना कोई काम करेगा तो मैं उसे खेत से निकालूं, नहीं तो और क्या करूं? ये तुम क्या बोल रहे हो रोहन सिंह? मेरा खेत तुम्हारा कब से हो गया? लगता है तुम अपने होश खो बैठे हो, इसलिए कुछ भी बोले जा रहे हो। नीरज बच्चे, जुबान संभाल कर बात कर। मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ, खेत मेरा है, तेरा उस खेत पर कोई अधिकार नहीं है। खुद तुम्हारे पिताजी ने ही वो खत मेरे नाम किया है। उन्होंने मुझसे कर्जा लिया था, वो लौटा नहीं पाए, इसलिए उन्होंने मेरे नाम पर कर दिया। मेरे पास सबूत है। उस दस्तावेज में साफ साफ लिखा है कि अभी खेत मेरा हो चुका है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी मेरा कर्ज लौटा नहीं पाए और ना ही तुम लौटा पाए। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे पिताजी ने तुमसे कब कर्ज लिया? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। जरूर तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पिताजी के ना होने का फायदा उठा रहे हो। सारा गांव जानता है कि तुम कितने बड़े धोखेबाज हो, चालाक हो। तुमने ये सब चालाकी से किया है। तुम्हारे पास जो सबूत है वो भी जरूर तुमने धोखाधड़ी करके बनाए होंगे। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम ऐसे काम करने में माहिर हो। अच्छा, अगर तुम्हें लगता है मैंने ये सब चालाकी से किया है, तो तुम भी मेरे जितना दिमाग लगाकर अपना खेत वापस क्यों नहीं ले लेते? अगर तुम्हारे पास सचमुच दिमाग है तो अपना खेत मुझसे वापस लेकर दिखाओ। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुमने मेरी चालाकी को या फिर मुझे हरा कर दिखा दिया तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा खेत तुम्हें वापस कर दूंगा। मैं तुम्हारी शर्तें क्यों मानूं, जबकि वो खेत तुम्हारा है ही नहीं। वो खेत मेरा है। चुपचाप मेरा खेत मुझे वापस कर दो। एक मौका दे रहा था, क्योंकि तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैं चालाकी से तुम्हारा खेत हड़प लिया है। अगर तुझमें मेरे जितना दिमाग हो तो अपना खेत वापस लेकर दिखाओ। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो ही तुम्हें वापस मिल सकता है, अगर नहीं तो अपना खेत भूल जाओ। नीरज, इसकी बातों में मत आना। ये तुम्हें फंसाना चाहता है। मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। ये बहुत चालाक है। तुम इसे हरा नहीं पाओगे। अगर तुमने इसकी शर्त मान ली तो तुम अपना खेत खो बैठोगे। आज तक गांव में कोई इसे हरा नहीं पाया है। तुम इससे जीतने का सोच रहे हो तो तुम्हारी सोच गलत है। तुम इससे कभी नहीं जीत पाओगे। पूरा गांव जानता है कि ये कितना चालाक है। हम इसके जितना मुझे किसी भी हालत में अपना खेत वापस चाहिए। ठीक है, तो सुनो, मेरे 4 सवाल हैं। अगर तुमने मेरे चारों सवालों का जवाब सही से दे दिया तो मैं तुम्हारे दिमाग को मान जाऊंगा। मैं तुम्हारे सामने हार मान लूंगा और तुम्हारा खेत तुम्हें वापस दे दूंगा। ठीक है? तुम वो सवाल पूछो। मेरा पहला सवाल, आंसू क्या है? ये कैसा अजीब सवाल है? आंसू तो आंसू होते हैं। मेरा दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी से ही पैदा होती है लेकिन पानी में डालने से ही मर जाती है? मेरा तीसरा, जिसका जवाब हमेशा बदलता रहता है। मेरा चौथा सवाल, ऐसा कोई एक ही वाक्य बताओ जिसे सुनकर खुश आदमी दुखी हो जाता है और दुखी आदमी वो वाक्य सुन ले तो खुश हो जाता है। मेरे इन चारों सवालों का जवाब दे दो तो मैं तुम्हारा खेत तुम्हें वापस लौटाने के लिए तैयार हूँ। नीरज और उसका दोस्त ये सारे सवाल सुनकर चौंक जाते हैं। देखा नीरज, मैंने कहा था ना कि इसकी बात मत सुनो। अब फंस गए ना? मुझे पहले से ही पता था ये बहुत चालाक है। ये सारे सवाल तो हमारे दिमाग से परे हैं। इनका जवाब तो गांव में कोई भी नहीं दे सकता। मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था। तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब तुम्हारा खेत तो भूल ही जाओ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। मैं इन सारे सवालों का जवाब देकर रहूंगा और अपना खेत वापस पाकर रहूंगा। रोहन सिंह, तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो ना? अगर तुम्हारी सारी हेकली ना निकाली तो मेरा भी नाम नीरज नहीं। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ समय की जरूरत है। मैं सोचकर तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। जितना समय लेना है उतना ले लो, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम मुझे सवालों के जवाब देने से रहें। तुम ही क्या,
गांव में बड़े से बड़ा विद्वान आदमी भी मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि इस पूरे गांव में सबसे ज्यादा रोहन सिंह मैं ही हूँ। मेरे ही पास सबसे ज्यादा बुद्धि है। तुम बेवकूफ लोगों के पास इन सवालों का जवाब कभी नहीं हो सकता। घमंड आखिरकार उसको लेकर ही डूबता है। तुम अपने घमंड में जी रहे हो। याद रखना 91। रोहन सिंह, शेर को सवा शेर एक दिन मिल ही जाता है। मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब तो ढूंढ ही लूंगा, लेकिन उसके बाद तुम गांव में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। ऐसा कहकर नीरज वहां से चला जाता है। और घर जाकर अपनी पत्नी से सारी बातें बताता है। उसकी पत्नी कहती है, मैं कहती हूँ, क्या जरूरत थी उसकी बात मानने की? तुम क्या उस रोहन सिंह को नहीं जानते? उसने तुम्हें भी ठग लिया और तुम भी उसकी बात में आकर उसकी शर्त मानकर वापस आ गए। तुम उसकी शर्त कभी नहीं जीत सकते। उसका दिमाग चालाक लोमड़ी की तरह दौड़ता है। गांव में कोई ऐसा आदमी नहीं जो उसकी बराबरी कर सके, और तुम ऐसे आदमी से शर्त लगाकर आ रहे हो। तुम्हें शर्त लगाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तुम सीधे पंचायत जाकर उसकी शिकायत कर सकते थे। तुमने ऐसा क्यों किया? अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर आ रहे हो। अनीता, अगर मैंने उसकी शर्त मानी है तो कुछ सोच समझकर ही मानी है। वो अपने आप को बहुत होशियार समझता है। यही मौका है कि सारे गांव में उसकी होशियारी की हेकड़ी निकाल दी जाए। और तो और अनीता, तुम पंचायत की बात कर रही हो। अगर मैं सरपंच के पास उसकी शिकायत लेकर जाता तो सरपंच जी मेरा नहीं, उस रोहन सिंह पर ही यकीन करते, क्योंकि उस रोहन सिंह के पास पता नहीं कैसे, लेकिन जमीन के दस्तावेज है। और तो और मेरे पिताजी के उसमें हस्ताक्षर भी थे। ये मामला पंचायत में जाता तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता था। वो रोहन सिंह बहुत होशियार है। चालाकी से और धोखे से उसने वो कागजात अपने पास ले लिए। पता नहीं उसने क्या किया, लेकिन उसमें सचमुच पिताजी के हस्ताक्षर थे और वो जमीन उसके ही नाम पर है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि उससे अच्छा इसकी शर्त मान लूं। और अनीता, तुम फिक्र मत करो, मैं जी जान लगा दूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन उसके सारे सवालों के जवाब देकर रहूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, वो खेत जल्द से जल्द मैं वापस लाकर रहूंगा। नीरज सोच में पड़ जाता है, लेकिन उसे सवालों का कोई हल नजर नहीं आता। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। नीरज गांव में कई लोगों से उन सवालों के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी उसका उत्तर नहीं आता। एक दिन नीरज कहीं जा रहा होता है, तभी उसे अपना एक करीबी दोस्त मिलता है जो बहुत खुश होता है। क्या बात है सोहन, तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। हाँ नीरज, मैं आज बहुत खुश हूँ। इसी खुशी के मौके पर मैंने आज घर में दावत रखी है। तुम उस दावत में जरूर आना। आज इतने सालों बाद मेरे घर बेटा पैदा हुआ है। सचमुच नीरज, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला ने सारी खुशियाँ मेरी झोली में डाल दी है। अरे सोहन, ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू? तुम रो रहे हो? तुम्हें इतनी बड़ी खुशी मिली है, तुम रो क्यों रहे हो? ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे नीरज, ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के आंसू के हैं। अच्छा नीरज, अब मैं चलता हूँ, मुझे और लोगों को भी न्योता देना है। ऐसा बोलकर सोहन वहां से चला जाता है। सोहन थोड़ी देर चलने के बाद उसे किसी के रोने की आवाज आती है, तो नीरज वहां जाकर देखता है। यहाँ क्या हो रहा है? और ये अमित क्यों रो रहा है? क्या बात है? अरे नीरज, कल रात को इसके घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई। इसके घर के सारे पैसे और जेवरात सब कुछ चोरी हो गए। इसी वजह से बेचारा बहुत परेशान है। समझ नहीं आ रहा किस कमबख्त ने ये चोरी की। भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा, उसे बहुत बद्दुआ लगेगी। उसने किसी की मेहनत की कमाई चुराई है, वो कभी खुशी नहीं रह पाएगा। नीरज वहां से घर लौट जाता है। और घर जाकर अनीता को ये दोनों बात बताता है। और बताते बताते नीरज अचानक रुक जाता है, जैसे उसे अभी बात याद आ गई हो। अनीता कहती है, क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? आप कुछ बता रहे थे, बताइए ना, क्या हुआ है?
बस छोड़ो अनीता, मुझे लगता है मुझे मेरे पहले सवाल का जवाब मिल चुका है। मुझे तब समझ नहीं आया, लेकिन अब मुझे सब समझ में आ रहा है कि पहले सवाल का जवाब क्या है। क्या बात कर रहे हो? क्या सच में आपको पहले सवाल का जवाब मिल चुका है? फिर बताइए ना, उसका क्या जवाब है? अनीता, उस रोहन सिंह का पहला सवाल था कि आंसू क्या है। अनीता, आंसू सुख और दुख है। मैंने आज देखा कि लोग जब बहुत खुश हो जाते हैं तब भी रो पड़ते हैं, और जब कोई बहुत दुखी हो जाता है तो भी रो पड़ता है। मुझे सोहन मिला था, उसके घर बेटा हुआ है, उसके आंख में आंसू थे। और हमारे गांव में अमित के घर चोरी हुई, उसके आंखों में भी आंसू थे। यहाँ फर्क ये है कि ये आंसू दुख के थे और सोहन के आंसू खुशी के थे। इसका मतलब सुख और दुख में इंसान के आंसू आ जाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये कितनी गहरी बात है कि आंसू मतलब सुख और दुख होता है। शुक्र है भगवान का, आपको आपके पहले सवाल का जवाब तो मिला। अब तो मुझे भी यकीन हो रहा है कि कहीं न कहीं भगवान हमारे साथ है और हमें बाकी के सवालों का भी जवाब जल्द मिल जाएगा। हाँ अनीता, ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी। न जाने क्यों, लेकिन मेरा मन मुझसे कहता है कि मैं सारे सवालों के जवाब ढूंढ ही लूंगा। ईश्वर मेरी जरूर सहायता करेंगे। बस एक बार मुझे बाकी के सवालों के भी जवाब मिल जाए, उसके बाद मैं उस रोहन सिंह की सारी हेकरी निकाल दूंगा। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीतते जाते हैं। फिर एक दिन अनीता नीरज से कहते हैं, मैं क्या कहती हूँ, जब तक हमारा खेत वापस नहीं मिल जाता तब तक हमें कुछ और काम कर लेना चाहिए। हम कब तक ऐसे हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे? ऐसे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। हाँ अनीता, तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं ऐसा कौन सा काम करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक तरकीब है। आप नमक का व्यापार कीजिए। नमक आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा। आप बाजार जाकर नमक की बोरियां लेकर आइए। उसे हम छोटे छोटे दुकानों में बेचेंगे। और फिलहाल शादी का भी समय चल रहा है। शादियों में भी हमसे नमक खरीदने वालों की कमी नहीं होगी। ऐसे मौके पर ज्यादा से ज्यादा नमक खरीदा जाता है। शादियों में नमक बहुत मात्रा में लगेगा, तो मुझे लगता है ये सही समय है। और हम कोई बड़ी चीज का व्यापार नहीं कर सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुझे लगता है नमक का व्यापार ही हमारे लिए फिलहाल सही रहेगा। हाँ अनीता, तुम सही कह रही हो। नमक इतना महंगा भी नहीं मिलता, सस्ते में काम हो जाएगा और कुछ दिन हमारा गुजारा भी हो जाएगा। ठीक है अनीता का, मैं आज ही बाजार जाता हूँ और नमक की बोरियां लेकर आता हूँ। फिर नीरज निकल पड़ता है और बाजार मैं आज ही नमक की बोरियां खरीद कर लाया हूँ और आते ही हमें पहला ग्राहक भी मिल गया। कितनी अच्छी बात है ना? हाँ, आपने सही कहा। सचमुच ऊपर वाले की बड़ी कृपा है। वो हमें भूख नहीं रहने देंगे जब तक हमें बाकी सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। और उस रोहन सिंह से अपना खेत हम वापस नहीं ले लेते, तब तक हमें इसी व्यापार से काम चलाना होगा। और नमक की बिक्री अच्छे से होने लगी तो हमें घर चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ अनीता, भगवान करे यह नमक का व्यापार अच्छे से चल जाए। गांव में बहुत सारे लोग नीरज से ही नमक लेने लगते हैं। नीरज और अनीता बहुत खुश हो जाते हैं। उनका व्यापार अच्छे से चलने लगता है। गांव के सारे दुकानदार भी नीरज से ही नमक खरीदने लगते हैं। एक दिन नीरज ऐसे ही नमक की बोरियां लेकर गांव आ रहा होता है। तभी रास्ते में नदी पार करते समय नीरज का पैर फिसल जाता है और नमक पानी में गिरकर बह जाता है। नीरज बहुत परेशान हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इतना बड़ा नुकसान! मेरी तो सारी की सारी बोरियां पानी में बह गई। सारा का सारा नमक खराब हो गया। अब मैं क्या करूंगा? नीरज बहुत परेशान हो जाता है और खाली हाथ घर लौट आता है। नीरज को खाली हाथ देखकर और परेशान देखकर अनीता नीरज से पूछती है, क्या हुआ है? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? और नमक की बोरियां कहाँ हैं? आप तो नमक लेने गए थे ना? क्या बताऊं अनीता, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। सारा का सारा नमक बर्बाद हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं? आखिर ये सब कैसे हुआ? नीरज अनीता को सारी बातें बताता है
और बताते बताते ही रुक जाता है, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। अनीता पूछती है, क्या बात है, रुक क्यों गए, बोलिए। मुझे लगता है ये सब ऊपर वाले ने जानबूझकर किया है। ये तो अच्छी बात है कि नमक की बोरियां पानी में बह गई, वरना मुझे इतनी बड़ी बात पता नहीं चलती। अनीता, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब मिल चुका है। एक तो हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया और आप दूसरे सवाल के बारे में बात कर रहे हैं। कैसा जवाब, कब मिला और कैसे मिला? मेरी बात ध्यान से सुनो अनीता। दूसरा सवाल था कि ऐसी कौन सी चीज है जो पानी से पैदा होती है और पानी में डालने से ही मर जाती है। अनीता, वो चीज नमक ही तो है। नमक पानी से ही तो पैदा होता है और जब हम नमक को पानी में डालते हैं तो वो मर ही तो जाता है। पानी डालने से नमक नमक नहीं रह जाता, वो पूरी तरह से घुल जाता है। अरे वाह, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? सचमुच ये तो बहुत बड़ी बात है। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्रिया। देर से ही सही, लेकिन तूने दूसरे सवाल का जवाब दे दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इस सवाल का जवाब ऐसा भी हो सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा, ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। हम थोड़ी देर पहले हमारे नुकसान के लिए रो रहे थे, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो नुकसान भी हमारे अच्छे के लिए ही था। अगर हमारा आज नुकसान ना होता तो हमें दूसरे सवाल का जवाब कभी नहीं मिलता। जल्द से जल्द मिल। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नीरज को रास्ते में रोहन सिंह मिलता है और बोलता है, अरे ओ नीरज, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें मेरे सवालों का जवाब मिला? अरे मैं भी तुमसे क्या सवाल पूछ रहा हूँ। तुम तो एक नंबर के गवार हो, बेवकूफ हो। तुम्हारे पास इतनी अकल कहाँ कि तुम मेरे सवालों का जवाब दे सको। मेरे सवालों का जवाब देने के लिए शायद तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ जाए, क्योंकि इस जन्म में तो तुम जवाब देने से रहे। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मुझसे कोई नहीं जीत सकता। उस दिन तो बड़ा अकड़ के कह रहे थे कि तुम मेरे सवालों के जवाब पता करके रहोगे। अब क्या हो गया उस दिन के बाद? तो तुमने अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। शायद तुम्हें मेरे सामने आने में शर्म आ रही होगी, है ना? सारी बातें सुनकर नीरज को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो मन ही मन सोचता है, इसे अपनी बुद्धिमानी पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। मन तो कर रहा है कि 2 सवालों के जवाब देकर अभी इसकी आधी हेकरी निकाल दूं, लेकिन नहीं, मैं अभी इसे कुछ नहीं बोलूंगा जब तक मुझे सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। मेरा चुप रहना है सही है। इसे चारों सवालों के जवाब देकर इसकी बोलती बंद ना की तो मेरा भी नाम नीरज नहीं। मुझे तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, लेकिन मुझे ऊपर वाले पर पूरा यकीन है कि मुझे जल्द ही तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अरे नीरज, जागते हुए सपने देखना बंद करो और मेरे सामने हार मान लो, क्योंकि जवाब तुम्हारे दिमाग से परे हैं। तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि तुम उन जवाबों को तक पहुंच सको। फिर भी अपनी झूठी तसल्ली के लिए तुम कोशिश करके देखना चाहते हो तो देख लो, लेकिन जवाब तो तुम्हें मिलने से रहा। जब जवाब मिल जाएगा तब मुझे जाकर बता देना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। रोहन सिंह नीरज का मजाक उड़ाते हुए वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नीरज एक दिन पेड़ के नीचे बैठा होता है तो एक आदमी आकर नीरज से पूछता है, अरे भैया, अभी समय क्या हो रहा है? अभी तो 10 बजे बज रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई, धन्यवाद। नीरज वहीं बैठे बैठे सवालों के बारे में सोच रहा होता है। सोचते सचते बहुत देर हो जाती है। फिर वहां अनीता आकर नीरज से कहती है, ये क्या, आप यहाँ बैठे हैं? मैं आपको पूरे गांव में ढूंढ रही हूँ। वैसे आप इतनी देर से यहाँ कर क्या रहे हो? आपको पता भी है 12 बजे बज चुके हैं। आप अभी तक बाजार नहीं गए। मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। अरे अनीता, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझे तो पता ही नहीं चला कि समय कैसे चला गया। मुझे जल्द से जल्द बाजार के लिए निकलना होगा। नीरज बाजार की ओर निकल पड़ता है। बाजार जाकर नीरज को एक मुसाफिर मिलता है। वो नीरज से कहता है, अरे भाई, क्या बता सकते हो अभी क्या समय हो रहा है? दरअसल मुझे पड़ोसी गांव में जरूरी काम है और वहां 3 बजे से पहले जाना है। अभी क्या वक्त हुआ है?
अभी तो 1 बजे बज रहे हैं। अभी 2 घंटे का समय है। अभी निकलोगे तो पहुंच जाएंगे। ठीक है भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। इधर अनिता नीरज का इंतजार कर रही होती है। नीरज बहुत देर से आता है। उसके आते ही अनिता कहती है, आज आपने बहुत देर लगा दी। मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। जानते हैं, पूरे 5 बजे बज चुके हैं। इतनी देर से कर क्या रहे थे? अरे हाँ अनीता, आज बाजार में कुछ ज्यादा ही भीड़ थी, इसलिए वक्त लग गया। ऊपर से मैं बहुत देरी से गया था। सुबह जल्दी चला जाता तो शायद जल्दी आ जाता। अच्छा ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे शाम हो जाती है। रात को खाना खाने के बाद नीरज सोचता रहता है, पता नहीं मुझे मेरे बाकी 2 सवालों के जवाब कब मिलेंगे। आज तो कुछ काम भी नहीं हो पाया। आज का दिन कैसे गुजर गया मुझे तो पता ही नहीं चला। सोचते सोचते नीरज को एक बात याद आती है। वो बात याद आते ही नीरज चौंक पड़ता है और अनीता को बुलाकर कहता है, क्या बात है, आप इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे थे? क्या हुआ है? अरे अनीता, बात ही कुछ ऐसी है। तुम सुनोगी तो तुम भी खुशी के मारे उछल पड़ोगी। बताइए ना, क्या बात है? अनीता, आज मुझे मेरे तीसरे सवाल का जवाब मिल चुका है। मुझे तो यकीन ही हो रहा कि इतनी जल्दी मुझे तीसरे सवाल का जवाब कैसे मिल गया। सचमुच अनीता, कहीं ना कहीं भगवान हमारा साथ दे रहे हैं। वो भी यही चाहते हैं कि हमारा खेत हमें जल्द से जल्द मिल जाए। हमें बहुत जल्द हमारी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है। अनीता, वो खेत जल्द हमारे पास होगा क्या? आप सच कह रहे हैं? जल्दी से बताइए ना, तीसरे सवाल का जवाब क्या है? मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा। मैं उसी के बारे में सोच रहा था। मुझे याद आया कि सुबह मुझे किसी ने समय पूछा था, तो जब 10 बजे बज रहे थे, उसके थोड़ी देर बाद तुम मेरे पास आई, तब 12 बजे बज रहे थे। फिर मैं जब बाजार गया था, तब भी मुझे किसी ने समय पूछा, तब 1 बजे बज रहे थे। और मैं शाम को घर पर आया, तब 6 बजे बज रहे थे। अनीता, उस रोहन सिंह का तीसरा सवाल था कि ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हमेशा बदलता रहता है। उसका जवाब है, समय समय हमेशा बदलता रहता है। इस सवाल का जवाब हमेशा अलग हो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, आप जरा समझाकर कहेंगे? देखो, अगर मैं तुम्हें अभी पूछूं कि समय क्या हुआ है, तो तुम मुझे एक जवाब दोगी। लेकिन यही सवाल अगर मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद पूछूं कि समय क्या हुआ है, तो इसका जवाब तुम कुछ और दोगी। और थोड़ी देर बाद यही सवाल फिर से अगर पूछें, तो फिर से तुम्हारा जवाब बदल जाएगा। इसका मतलब अब तुम समझिए कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, वो हमेशा बदलता रहता है। और इस सवाल का जवाब भी हमेशा बदलता रहता है। अरे हाँ, अब समझ में आया। ये तो बिल्कुल सच कहा आपने। तीसरे सवाल का यही जवाब है। ये तो कमाल हो गया। मैंने तो सोचा था कि हमें कभी इन सवालों के जवाब मिल ही नहीं पाएंगे, लेकिन ये तो चमत्कार हो गया कि हमें इतनी जल्दी तीनों सवालों के जवाब मिल चुके हैं। बस एक ही सवाल बचा है और मुझे यकीन है कि हमें जल्द से जल्द उस सवाल का भी जवाब मिल ही जाएगा। हाँ अनीता, सब ऊपर वाले की कृपा है। उनकी वजह से ही ये सब हो रहा है। ये उनकी ही कृपा है कि मुझे तीनों सवालों के जवाब मिल चुका है। अब बस एक ही सवाल बचा है। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नीरज ऐसे ही कहीं जा रहा होता है तो एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे होते हैं। उनके पास एक आदमी आकर बोलता है, बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी जिंदगी में बहुत उथल पुथल हो रखी है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ बाबा। मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। ऊपर से इस साल मुझे फसल भी अच्छी नहीं हुई है। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। मैंने बहुत व्यापार करके देख लिया, किसी व्यापार में मुझे सफलता नहीं मिली। मेरा नुकसान पर नुकसान होता जा रहा है। इस बात से मेरे परिवार वाले भी बहुत दुखी है। कुछ उपाय बताइए बाबा, आखिर मैं करूं तो क्या करूं? मेरे इन समस्याओं का क्या समाधान है? मुझे क्या करना चाहिए? परेशान मत हो बच्चा, समाधान तो केवल ईश्वर के ही हाथ में है। तुम उनका सहारा ले लो, ईश्वर सब ठीक कर देंगे। देखो बेटा, किसी के जिंदगी में अगर बुरा समय आता है तो ऐसे ही नहीं आता।
जरूर तुम्हारे कुछ पुराने पूरे कर्म रहे होंगे जो आज तुम्हें सता रहे हैं। इसे चुपचाप सह जाओ। जो हो रहा है उसे होने दो। बस तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। बेटा, कोई भी समय एक समान नहीं होता। एक दिन तुम्हारा भी समय जरूर आएगा, और अब जो समय चल रहा है वो भी चला जाएगा। बेटा, बहुत जल्द तुम्हारा ये समय बीत जाएगा। ये बात सुनकर उस आदमी को थोड़ी खुशी मिलती है। वो बाबा से कहता है, हाँ बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा। आपके ऐसा कहने से मुझ में बहुत बड़ी हिम्मत आ गई है। अब चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, मैं उसे सह जाऊंगा, क्योंकि ये समय बीतने वाला है। मैं डट कर इसका मुकाबला करूंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। ये सारी बातें नीरज सुन रहा होता है, वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वही बाबा साहूकार के पास भिक्षा मांग रहे होते हैं। तभी रोहन सिंह उसे बोलता है, ढोंगी और पाखंडी कहीं के, चला जा यहां से, कुछ नहीं मिलेगा। सुबह सुबह मुंह उठाकर भिक्षा मांगने चले आए, तुझे क्या? यहां कोई लंगर दिखाई दे रहा है जहां खाना बटंट रहा हो। मूर्ख, तू जानता भी है तू किससे बात कर रहा है? हाँ, अच्छी तरह से जानता हूं। तू जैसे ढोंगी और पाखंडी को तुझसे ज्यादा ज्ञानी तो मैं हूं। तू जानता भी है, मैं इस पूरे गांव में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं। मेरे सामने तो डोंग करने की कोशिश भी मत करना। बड़ा घर देखा नहीं तो आ गए भीख मांगने। यहां कोई खैरात में खाना नहीं बांटता। निकल जाओ यहां से, मूर्ख कहीं के। तुझे अपने घर का इतना घमंड है? तेरा ये घमंड चकनाचूर हो जाएगा। तू अपने आप को सबसे बड़ा बुद्धिमान कहता है ना? तेरा ये घमंड भी मिट्टी में मिल जाएगा। जिस समय पर तू इतना इतरा रहा है वो समय भी बहुत जल्द चला जाएगा। ऐसा कहकर वो बाबा वहां से चले जाते हैं। बाबा के जाने के बाद रोहन सिंह घबरा जाता है। शायद मैंने उसे बाबा को जरा ज्यादा ही उल्टा बोल दिया। मुझे सोच समझकर बोलना चाहिए था। अगर उनकी बातें सच निकल गईं तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मेरा समय चल जाएगा? कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला? कहीं मेरी बरसों से बनी इज्जत पर कोई दाग तो नहीं आने वाला? इस बाबा ने तो मुझे चिंता में डाल दिया। ये सारी बातें नीरज सुन रहा होता है, और ये सारी बातें सुन नीरज को एक बहुत बड़ा धक्का सा लगता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो दौड़ते हुए घर जाता है और अनिता से कहता है, अनीता, कहाँ हो तुम? जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या हो गया? इतने हाफ क्यों रहे हो? कुछ हुआ है क्या? हाँ अनीता, दरअसल बात ही कुछ ऐसी है। तुम भी सुनोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। अनीता, अब हमें हमारी जमीन वापस मिलने वाली है। आज से ही हमारा अच्छा समय आने वाला है। क्या आप सच कह रहे हैं? इसका मतलब आपको आखिरी सवाल का भी जवाब मिल चुका है? हाँ अनिता, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आखिरी सवाल का भी जवाब मिल चुका है। अब हमारी जमीन हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ऊपर वाले ने हमारी सुन ले अनिता। जल्दी से बताइए ना, उस आखिरी सवाल का जवाब क्या है? अनीता, आखिरी सवाल ये था कि ऐसा कौन सा वाक्य है जिसे सुनने से दुखी आदमी भी खुश हो जाता है, और जो आदमी सुखी है और खुश है वो भी दुखी हो जाता है। अनीता, इस सवाल का जवाब है कि ये समय भी बीत जाएगा। ये वाक्य बोलने से एक दुखी इंसान खुश कैसे हो सकता है, और खुश इंसान दुखी कैसे हो सकता है? जरा समझाइए ना, मैं कुछ समझी नहीं। देखो अनीता, आज मैं जब रास्ते से जा रहा था तब मैंने देखा कि एक बाबा बैठे हुए थे। उनके पास एक बहुत ही दुखी आदमी आया। वो अपनी जिंदगी के सारे दुख उन बाबा को बता रहा था। बाबा ने जैसे ही उसे कहा कि ये समय चला जाएगा तो आदमी खुश हो गया। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। और फिर थोड़ी देर बाद यही बाबा उस रोहन सिंह के पास भिक्षा मांगने गए थे। तब मैं वहां से गुजर ही रहा था। तब मैंने सुना कि वो रोहन सिंह उन बाबा से बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था। तुम तो जानती हो, उसे अपने पैसों का और घर का बहुत घमंड है। वही घमंड वो उन बाबा को दिखा रहा था और उनका अपमान कर रहा था। तब बाबा ने उसे कहा कि वो जिस समय पर इतना घमंड कर रहा है, इतना इतर रहा है, ये समय जल्द ही चला जाएगा। तब उस रोहन सिंह का चेहरा देखने लायक था। उसका चेहरा पूरी तरह से उतर चुका था। उसके चेहरे पर मायूसी थी। यही एक वाक्य है जिसे सुनकर दुखी आदमी भी खुश हो जाता है।
और जो सुखी आदमी है वो दुखी हो जाता है। दुखी आदमी इसलिए खुश हुआ क्योंकि उसका ये बुरा समय जाने वाला है और अच्छा समय आने वाला है। और जो आदमी सुखी है, खुश है, वो इसलिए दुखी हो जाता है क्योंकि उसका अच्छा समय जाने वाला है और बहुत जल्द बुरा समय आने वाला है। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तो इतनी गहरी बात कभी नहीं सोच पाती। सचमुच आपके अंदर तो बहुत दिमाग है। लोग तो ऐसे ही रोहन सिंह को होशियार और चतुर समझते हैं। मेरे नजर में तो आप ही सबसे होशियार और बुद्धिमान हो, क्योंकि ये सारी बातें तो मेरे समझ में कभी नहीं आती। आज आपने उस रोहन सिंह को भी पीछे छोड़ दिया। उसे अपनी बुद्धि पर जरा ज्यादा ही घमंड था। आज वो उसका सारा घमंड चकनाचूर हो जाएगा। जब आप उसे सारे सवालों के जवाब दोगे, उसे अपने आप पर शर्म आएगी। अब आप जल्दी से उसके पास जाइए और उसे सारे सवालों के जवाब देकर आइए। फिर नीरज रोहन सिंह के घर जाता है। अरे नीरज, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हें तुम्हारा वादा याद दिलाने आया हूँ रोहन सिंह। तुम्हें याद है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी जमीन मुझे लौटा दोगे। मैं वही जमीन तुमसे लेने आया हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। मैंने जमीन के बदले में कुछ शर्तें रखी थी और मैंने उन शर्तों पर ही तुमसे वादा किया था। क्या तुमने मेरे सवालों के जवाब ढूंढ लिए? मुझे तो नहीं लगता कि तुम जैसा आदमी उन सवालों में से एक भी सवाल का जवाब ढूंढ पाया होगा। तो फिर यहाँ किस लिए आए हो? रोहन सिंह, मैंने तुमसे कहा था ना, शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। तुम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते थे और इसी बात का तुम्हें बहुत घमंड था। आज मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। ध्यान से सुनो। तुम्हारा पहला सवाल था कि आंसू क्या है। तुम्हारे इस सवाल का जवाब है आंसू सुख और दुख है। आंसू तभी निकलते हैं जब आदमी बहुत खुश होता है या फिर बहुत दुखी होता है। ये जवाब सुनकर रोहन सिंह चौंक पड़ता है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। नीरज आगे बोलते हुए कहता है, तुम्हारा दूसरा सवाल था कि ऐसी कौन चीज है जो पानी से पैदा होती है और पानी में डालने से ही मर जाती है। रोहन सिंह, तुम्हारे इस सवाल का जवाब है नमक। नमक एक ऐसी चीज है जो पानी में ही बनती है और पानी डालने से ही मर जाती है। ये जवाब सुनकर भी रोहन सिंह पूरी तरह से बौखला जाता है। उसे यकीन नहीं होता। आगे सुनो रोहन सिंह, तुम्हारा तीसरा सवाल था कि ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हमेशा बदलता रहता है। इसका जवाब है समय। ये जवाब सुनकर भी रोहन सिंह पूरी तरह से हिल जाता है। नीरज आगे बोलता है, आगे सुनो रोहन सिंह, तुम्हारा आखिरी सवाल था कि ऐसा कोई एक वाक्य बताओ जिसे सुनने से दुखी आदमी भी खुश हो जाता है और खुश आदमी दुखी हो जाता है। तुम्हें एक बात बता दूं रोहन सिंह, तुम्हारे इस सवाल का जवाब मुझे कहीं ना कहीं तुमसे ही मिला है। तो इस सवाल के जवाब के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसका जवाब है कि ये समय भी बीत जाएगा। इन सारे सवालों के जवाब सुनकर रोहन सिंह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो यकीन ही नहीं कर पाता। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। तुम इन सारे सवालों के जवाब कैसे जान सकते हो? इन सारे सवालों के जवाब तो सिर्फ मैं जानता था। पूरे गांव में इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। तुम्हारे पास इन सवालों के जवाब कैसे आए? तुमने सवालों के जवाब कैसे पता किए? रोहन सिंह, भले ही मेरे पास तुम्हारे जितनी बुद्धि नहीं है, लेकिन मुझ पर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। ईश्वर की कृपा की वजह से ही मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब पता लगा पाया हूँ। रोहन सिंह, तुमने जो मेरे साथ किया वो सरासर धोखाधड़ी थी और ईश्वर हमेशा ईमानदारी का साथ देते हैं। मैंने हमेशा नेकी का रास्ता अपनाया है, कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं की, ईमानदारी से कमाकर खाया है। शायद इसीलिए ईश्वर मेरे साथ थे और उन्हीं के सहारे में इन जवाबों तक पहुंच पाया हूँ। रोहन सिंह, तुमने मुझसे बहुत गहरे सवाल पूछे थे जिसका अर्थ बहुत ही गहरा था। इस बात को तो मैं भी झूठला नहीं सकता कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। लेकिन रोहन सिंह, वो बुद्धिमानी किस काम की जो लोगों को दुखी करे, उनका हक उनसे छीने? तुम ऐसे कभी सुखी नहीं रह पाओगे रोहन सिंह। इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि रावण भी सबसे बुद्धिमान और ज्ञानी था और उसे अपने आप पर बहुत घमंड था।
और इस घमंड के चलते उसने राम जी के सामने झुकना ठीक नहीं समझा, और उसका अंत तो तुम्हें पता ही है। तो तुम किस खेत की मूली हो? अगर तुमने अपनी इस बुद्धिमानी का प्रयोग किसी अच्छे काम के लिए किया होता तो आज शायद बात कुछ और होती। लोग तुम्हारी इज्जत करते, ना कि तुमसे डरते। आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बुद्धिमान होने से लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है। लोग तुमसे डरते हैं। तुम्हारी पीठ पीछे वो तुम्हें भला बुरा कहते हैं, क्योंकि तुमने कई लोगों के घर लूट हैं। अपनी चालाकी और चतुराई से उनसे पैसे ऐंठे हैं। ऐसी बेईमानी की कमाई खाने से तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगे। अगर तुमने किसी अच्छे काम के लिए अपने बुद्धि का उपयोग किया होता तो तुम्हारे पास कभी किसी बात की कोई कमी नहीं होती। तुम्हें धोखाधड़ी करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। ईश्वर तुम्हें इतना कुछ दे देते कि तुम गिन गिन कर थक जाते। अभी भी वक्त है रोहन सिंह, सुधर जाओ। नीरज की ये सारी बातें सुनकर रोहन सिंह का सर शर्म से झुक जाता है। उसको अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो नीरज से कहता है, मुझे माफ कर देना नीरज, तुमने बिल्कुल सच कहा। मैं बहुत गलत था। मैंने लोगों के साथ सचमुच बहुत गलत किया है। मैंने तुम्हारे साथ भी गलत किया है। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है। तुम्हारे पिताजी ने मेरे नाम पर कोई जमीन नहीं की थी। वो दस्तावेज मैंने ही बनाए थे। मुझे माफ कर दो नीरज। मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस देने के लिए तैयार हूं। मैं आज तक एक झूठे घमंड में जी रहा था। तुमने आज मुझे सच्चाई दिखाई है। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी है। मैं आज के बाद कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करूंगा। जितना मुझसे हो सके अपने लोगों की भलाई करूंगा। मुझे माफ कर दो नीरज। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताओ। मेरे चैनल MP कॉमेडी 8788 को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन जरूर करें। वीडियो को लाइक और हाइप करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को याद रखें। धन्यवाद।